हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी का लेसन। पीएचपी जो कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग के लिए। अब आप लोगों को पीएचपी का इंट्रोडक्शन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ यू मे और मे नॉट बी फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। हो सकता है कि आपने स्कूल लेवल पे या कहीं पर भी सी या सी प्लस प्लस टाइप की लैंग्वेज पढ़ी हो, क्योंकि ये हमारे करिकुलम का पार्ट है सीबीएसई के 11th और 12th क्लास में। बट हो सकता है कि कुछ लोगों ने वो नहीं पढ़ा हो। तो पीएचपी को मैं एकदम बेसिक्स के साथ मैं शुरू करूँगा एंड आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि आइडियली एक लैंग्वेज सीखने में करीब 6 महीने या 1 साल लग जाता है पूरा एक स्टूडेंट को। बट हमें ये चीज़ बहुत जल्दी रैपअप करनी है एंड उसके लिए आपको फटाफट ग्रेस्प करना पड़ेगा जो जो मैं चीज़ें सिखाऊंगा। तो आपको पीएचपी पहली बात तो इसलिए सिखाई जा रही है क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेजेस है सीखने के लिए एंड यूज़ करने के लिए। एंड आज की डेट में मार्केट शेयर जो है, मार्केट शेयर का मतलब है कि आउट ऑफ ऑल वेबसाइट्स, दुनिया में जितनी वेबसाइट चल रही हैं उनमें से ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 60 से लेकर 80% के बीच में वेबसाइट्स जो हैं वो आज भी पीएचपी यूज़ करती हैं। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि पीएचपी कितना बड़ा पार्ट है आपके पूरे इंटरनेट का। अगर पीएचपी ना हो तो काम चलेगा ही नहीं, आधा इंटरनेट ठप हो जाएगा। एंड पीएचपी से ही आपके जो ये सीएमएस वगैरह हैं निकले हैं बहुत सारे, चाहे वो ड्रुपल हो, चाहे वो जुमला हो, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे आपके ई कॉमर्स सीएमएस हो जैसे मजेंटो टाइप्स के, या पता नहीं कितने सारे टाइप के आपके सीएमएस बने हुए हैं एंड कितनी सारी स्क्रिप्ट जो हैं पीएचपी में काम करती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, फेमस वेबसाइट्स में फेसबुक है जो पीएचपी यूज़ करती है। एक्चुअली जो ओरिजिनली जब फेसबुक शुरू हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ पीएचपी में ही बनी हुई थी, बट एज ऑफ नाउ नई नई टेक्नोलॉजीज उन्होंने भी फॉलो कर ली हैं। बट पीएचपी आज भी एक बहुत मेजर पार्ट फॉर्म करता है फेसबुक का। फेसबुक के जैसे और भी कई सारी कंपनीज हैं जो पीएचपी पर ही बनी हुई है पूरा एक प्रोडक्ट या वेबसाइट। तो अब पीएचपी के बारे में पता करते हैं। पीएचपी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, इसको बनाया था रेस्मस लडॉफ ने एंड स्टार्टिंग में इतनी रैपिडली फेमस नहीं हुई थी, बट धीरे धीरे सॉलिड बैकग्राउंड उसने बनाया एंड आज की डेट में वो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। अब पीएचपी के अलावा भी तो हमारे पास ऑप्शंस थे ना सीखने के लिए, चाहे वो एएसपी हो, चाहे जेएसपी हो, चाहे और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो। तो अब पीएचपी ही क्यों? सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पीएचपी के बेनिफिट में ये है कि पीएचपी फ्री है और ओपन सोर्स है। मतलब उसको यूज करने का आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई कंपनी उसको ओन नहीं करती। मतलब उस कोड को आप जो भी पीएचपी के थ्रू बनाएंगे, आप पीएचपी को खुद अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एक लैंग्वेज को ही अगर चाहें तो। उसका पूरा सोर्स कोड अवेलेबल है ऑनलाइन। तो ये सबसे बड़ा फीचर होता है कोई भी कंपनी जब आप सेट करते हैं एंड कोई भी आप वेबसाइट जब वो बनाते हैं तो। क्योंकि अगर वेबसाइट बनाने में जो मेन कॉस्ट है वो कोड की लैंग्वेज का ही अगर एक कॉस्ट ऐड हो जाए या फिर उसको मेंटेन करने का कॉस्ट ऐड हो जाए तो वो बजट हमेशा थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर ही जाता है। जैसे जो और लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो एएसपी हो, जेएसपी हो या जावा हो, उन सबको बैकएंड पे सेटअप करने के लिए आपको अगर एक वेबसाइट सेट करनी है तो उसके लिए होस्टिंग कम मिलती है। पीएचपी इतनी वाइडली यूज होती है कि आपको हर होस्टिंग एनवायरनमेंट में पीएचपी बहुत इजीली अवेलेबल होगी ही होगी। तो ये पीएचपी के कुछ पॉइंट्स हैं। उसके अलावा पीएचपी लर्न करने में यानी सीखने में बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग उसे बहुत इजीली एंड बहुत क्विकली कम टाइम में ही अच्छे से सीख सकते हैं एंड उसके बाद उसको अप्लाई करने के साथ साथ भी आप सिग्निफिकेंटली अपना जो लर्निंग वाला कर्व है उसको आप मजबूत रख सकते हैं। आप हमेशा स्टार्टिंग के लिए पीएचपी के बेसिक सीख लें एंड उसके बाद आप इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर द टाइम। एंड ऑलरेडी इतने सारे स्क्रिप्ट्स बने बनाए मिलते हैं पीएचपी के कि आपका जो वर्क टाइम है वो कम हो जाता है। यानी आपको बहुत कम प्रोडक्टिव टाइम उस पर अप्लाई करना पड़ेगा किसी पीएचपी की वेबसाइट को बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा कोड बना हुआ है मार्केट में। कुछ उसका कुछ पार्ट फ्री है, ओपन सोर्स भी है, एंड कुछ पार्ट पेड सॉफ्टवेयर या फिर थीम्स या फिर प्लगइन्स इन सब फॉर्म में आता है वो। तो ये हुआ पीएचपी का थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो आप विकिपीडिया, गूगल कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। हम सीधा आते हैं कि पीएचपी को यूज कैसे करना है। भाई पीएचपी को चलाने के लिए एक वेब सर्वर चाहिए। वेब सर्वर चाहिए जो आपकी वेबसाइट दिखाएगा पीएचपी के बेस्ड। अगर आपको सिर्फ पीएचपी रन करनी है तो आप कमांड लाइन पर भी कर सकते हैं, CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस।
कमांड लाइन के थ्रू भी आप PHP की कमांड्स लिख सकते हैं एंड उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। तो एक तरीका वो है कि आप कमांड लाइन पे सारा PHP का कोड लिख के एडिट करके उसको आउटपुट देखें। दूसरा तरीका ये है कि आप एक सर्वर अपना लोकल होस्ट पे ही सेट करें एंड उसको आप उसके बाद यूज करें PHP के कोड लिख के चेक करने के लिए। तो जो सर्वर जो पेजेस बनाएगा वो सारे पेजेस जो होंगे वो आपके जाएंगे ब्राउजर से खुलेंगे वो। तो ये थोड़ा सा बेसिक लेआउट है कि किस तरीके से PHP चलेगी। कुल मिला के आपको PHP इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके लिए एक वेब सर्वर चाहिए होगा एंड एक वेब ब्राउजर की जरूरत होगी जिसमें वो कोड आप रन करेंगे एंड अपाचे या कोई सा भी वेब सर्वर जो बैकएंड पे है वो आपको आउटपुट देगा PHP चलाने के बाद। तो इसके लिए हम क्विकली मूव करते हैं। हम इस पूरे लेसन में यूज करने वाले हैं XAMPP। XAMPP ये एक सॉफ्टवेयर है। जो XAMPP है इसका फुल फॉर्म बेसिकली सिंपल है। X का मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये विंडोज, लिनक्स, मैकओएस किसी में भी चल सकता है। एंड A से अपाचे, M से MySQL, P से PHP एंड सेकंड P से पर्ल। तो ये इन सबका कॉम्बिनेशन एक पैकेज है जो कुछ डेवलपर्स ने ओपन सोर्स यानी फ्री में हमें प्रोवाइड करा हुआ है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली apachefriends.org वाली वेबसाइट से एंड डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डाउनलोड के लिए आपके पास विंडोज में ऑप्शंस है 32 बिट के। तो एंड यहाँ पर आपको PHP के वर्जन्स भी लिखे हुए दिख रहे होंगे। 5.6 का है, 7.0, 7.1, 7.2। 7.2 जो है वो अभी लेटेस्ट वर्जन है जिसमें XAMPP आया हुआ है। एक्चुअल में जो PHP का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 7.3 चल रहा है। उसका बहुत कम सपोर्ट है अभी, मतलब बहुत कम होस्टिंग में आपको दिखेगा। 7 और 7.1 ये दो वर्जन हैं जो आज के डेट में काफी ज्यादा इस्तेमाल में आ रहे हैं। पुराना जो वर्जन था वो 5.6 था। 5.6 के बाद जो 6 वर्जन था वो कभी आया ही नहीं, सीधा 7 आया एंड 7 वाज वेरी फास्ट देन 5.6। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम इस पूरे लेसन के लिए 7.1 यूज़ करने वाले हैं। तो इसका इंस्टॉलर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 121 MB का है। मैं यहाँ पर डाउनलोड का बटन दबाऊंगा एंड उसके बाद इंस्टॉलर एक डाउनलोड हो जाएगा। तो उस फाइल को मेरा यह फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो गया एंड ये 122 MB का है। 122 MB जब आपका डाउनलोड हो जाएगा आप इस इंस्टॉलर को रन करेंगे मेरे साथ एंड आपका XAMPP जो है वो रेडी हो जाएगा। अब XAMPP एक कुल मिला के मैंने बताया था एक पैकेज है, यानी एक मिक्सचर है अपाचे इन सब चीज़ों का। तो ये सारे टूल्स इसके अंदर आते हैं, MySQL वगैरह। तो आपको क्या क्या चाहिए अपने कंप्यूटर पे टेस्टिंग के लिए, आप वो सिर्फ वो इंस्टॉल कर लेंगे एंड XAMPP का एक कंट्रोलर आता है जो आप देखेंगे कि किस तरीके से आएगा। आपको कमांड पे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा एंड पूरा GUI बेस्ड आप अपाचे को स्टार्ट कर सकते हैं। अपाचे क्या है, अपाचे के बारे में बता देता हूँ। अपाचे एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर है तो उसका काम है कि फाइल्स को सर्व करना, जो भी आपका यूजर है आपकी वेबसाइट पे। तो बहुत वाइडली यूज एंड ओपन सोर्स वेब सर्वर है अपाचे। इसका लेटेस्ट वर्जन अपाचे 2.4 है शायद। एंड इस वेब सर्वर के थ्रू आप वेबसाइट चला सकते हैं एंड यूजर्स को अपनी फाइल्स दिखा सकते हैं। मैं डाउनलोड्स देख रहा हूँ, ये कंप्लीट तो हो गया है बट स्कैनिंग कर रहा है विंडोज एंड इसको अब करते हैं रन। तो या तो आप फोल्डर में जाकर उसको वहां से रन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ डायरेक्टली रन कर रहा हूँ मैं एंड अपाचे फिर होगा इंस्टॉल। अपाचे वेब सर्वर के साथ साथ हमें PHP भी इंस्टॉल करनी है क्योंकि हम PHP सीखने वाले हैं। तो ये इंस्टॉलेशन सबसे ज़रूरी है। अगर ये हो जाए तो उसके बाद काम आसान है, फिर तो कोड सीखना है हमें सीधा सीधा। ये हमारा बैकएंड रेडी हो जाएगा कि हम जो भी कोड लिखेंगे उसको टेस्ट कैसे करना है। आपको डाउनलोड करते टाइम ध्यान रखना होगा कि विंडोज़ वाला ही डाउनलोड करें, नीचे लिनक्स वाला डाउनलोड ना करें। लिनक्स वाला करेंगे तो आपको OS भी लिनक्स चाहिए होगा और नीचे उसके नीचे मैक सिस्टम्स के लिए यानी OS X के लिए, तो वो भी डाउनलोड ना करें। अगर आप चाहें तो सीधा सीधा यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉलर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कुछ सेटअप करना है तो, वर्डप्रेस, जूमला वगैरह। बट ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इनमें काफ़ी बग्स होते हैं। तो हम बेसिक वो चीज़ यूज़ करेंगे जिसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। बाकी सब तो हम खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हमें आता ही है। लेट्स सी, अब ये कह रहा है कि UAC हमारा ऑन है सिस्टम में, तो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लेट्स ट्राई, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ ऑप्शन पूछ रहे हैं कि क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है। तो आपको अपाचे बिल्कुल चाहिए, वेब सर्वर के बिना तो काम नहीं होगा। MySQL हम कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमें PHP के साथ चाहिए होगा। थर्ड नंबर पे फाइलज़िला FTP सर्वर।
तो FTP प्रोटोकॉल की हमने हमने बात करी थी। अब ये उसका सर्वर हमारे कंप्यूटर पर बनाना चाहता है, तो हम इसको अनटिक कर देंगे, ये नहीं चाहिए। मरकरी मेल सर्वर है, वो भी हमें नहीं चाहिए अभी। टॉमकैट भी नहीं चाहिए। पर्ल भी हटा देंगे हम, PHP तो चाहिए चाहिए। PHP माई एडमिन रहने देंगे एंड बाकी के नीचे दो हटा देंगे। ये आपकी मर्जी के हिसाब से, अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टॉल करके फिर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें हटा रहा हूँ सो दैट फटाफट ये इंस्टॉल हो जाए। जो जैम्प का बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन फोल्डर होता है वो C ड्राइव के अंदर जैम्प नाम का फोल्डर होता है। उसको आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं डिफॉल्ट के सेटिंग्स के साथ ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको आप अनटिक कर दीजिए क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट है ऑब्वियसली। नेक्स्ट किया एंड अब ये इंस्टॉलेशन चल रही है। इसको टाइम बहुत लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कंप्यूटर या सिस्टम कैसा है, तो आपको सिर्फ वेट करना होगा एंड इसको इंस्टॉल करने दीजिए। एक और आपको एक टिप दूंगा मैं कि अगर आपके पास कोई एंटीवायरस है तो उसको भी एक बार आप डिसेबल कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा है मैंने, अवर्स्ट के साथ होता है एंड एक दो एंटीवायरस और भी हैं जिनके साथ ये इश्यू आता है कि इसका इंस्टॉलेशन में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो आप पहले उसको एंटीवायरस को ऑफ कर दीजिए एंड उसके बाद ये चीज़ इंस्टॉल करें। इवन आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मेरे वाले में भी इश्यू आ जाए एंटीवायरस की वजह से। लेट्स सी। अगर आप में से कुछ लोग लिनक्स डिस्ट्रोज यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ubuntu या फिर रेड हैट, तो उनमें भी आप सेम जैम्प डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप वही सेम जगह से इंस्टॉलर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे एंड आपको कंट्रोल पैनल दिखेगा अगर आप GUI पे यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आप कमांड लाइन पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर जैम्प इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली अपाचे 2 और PHP के पैकेजेस यूज़ कर लीजिए। एंड ऑनेस्टली मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप में से कुछ लोग, कोई भी ऐसा होगा जो कमांड लाइन पे ही यूज़ करता होगा नो GUI मोड में। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो GUI मोड नहीं यूज़ करता है लिनक्स का, सिर्फ और सिर्फ कमांड लाइन बेस्ड है, तो वो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं कमांड दे दूंगा एंड वो सेटअप अपना रेडी कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के पास मैकबुक वगैरह है या मैकिंटोश कंप्यूटर है, कोई सा भी हो, तो उसमें भी आपका पता ही है सेटअप कहाँ से डाउनलोड करना है एंड उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो DMG फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड उसको सेव करके सेम ऐसा ही इंस्टॉलर होगा, आप रेडी कर सकते हैं। जब ये सेटअप हो जाएगा तब अंदर की जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम होंगी। तो सिर्फ सेटअप, आपको सही सेटअप डाउनलोड करना है अपने OS के हिसाब से। हो सकता है कुछ लोग आप विंडोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो काम वैसे चल जाएगा, मतलब आई एम होपिंग कि मेजोरिटी विंडोज़ ही यूज़ कर रही होगी। एंड जो स्टूडेंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर या लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, उनके लिए अब PHP यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली क्योंकि उनके पास वेब सर्वर का ही एक्सेस नहीं होगा। तो अगर मोबाइल में कुछ सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा, आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए मेरा जो सिंपल सा टिप ये होगा कि आप ऑनलाइन टूल्स यूज करें जो PHP जहां पर आप रन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है राइट PHP ऑनलाइन, ये मैं पर्सनली भी कई बार यूज करता हूँ जब मैं फोन पे होता हूँ या किसी भी रीजन से। इससे क्या है कि आप PHP को, जो आपका PHP कोड है वो डायरेक्टली आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं एंड रन करेंगे तो आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो ये जो टेस्टिंग वाला जो चीज़ है आप फटाफट इसमें कर सकते हैं, आपको अपना वेब सर्वर वगैरह कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्विकली हो जाएगा। अगर और भी कुछ सॉल्यूशंस होंगे मोबाइल के लिए तो मैं आपको बताऊंगा। ये अभी तक का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है writephponline.com। मेरा इस वेबसाइट से कोई संबंध नहीं है, मैं इसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर और कोई वेबसाइट अच्छी लगती है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये मेरा पर्सनली यूज्ड है तो मुझे पता है कि ये कितना फायदेमंद रहा है मेरे लिए। एंड आपको अभी जो सामने दिख रहा होगा एक दो लाइन का कोड, इसको अभी अभी समझने की जरूरत नहीं है, हम PHP पूरा अच्छे से समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉलर रेडी होता है मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। देखिए जो PHP है, PHP का कोड जब भी आपको लिखना है तो स्टार्टिंग कोड, जो स्टार्टिंग लाइन होगी वो हमेशा ही होगी। आप इसको समझिए कि ये क्या चीज़ है। ये है आपका लेस देन वाला सिंबल, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा हुआ है PHP। PHP मीन्स हाइपर टेक्स्ट का प्री प्रोसेसर। एंड कुछ फुल फॉर्म्स में ये भी लिखा होता है कि पर्सनल होम पेज, ये भी फुल फॉर्म है PHP की।
ऐसा आपको फुल फॉर्म से क्या लेना देना, थ्योरी वाली चीज़ है, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, आप सीखिए। तो ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं ये हमेशा PHP के कोड से पहले आएंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। 5 कैरेक्टर बिना कोई स्पेस के, लेस देन, क्वेश्चन मार्क एंड उसके बाद PHP, ये 5 कैरेक्टर होने ही जरूरी है, अदरवाइज आपका PHP कोड कुछ काम नहीं करेगा। एंड जो एंडिंग होगी इस कोड की, एंडिंग के लिए यहाँ नहीं दिया हुआ बट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको PHP कोड जब भी आपने शुरू किया है लिखना तो उसको एंड भी करना पड़ेगा। एंड करने के लिए आपके पास सिंपल एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या मतलब कंपलसरी सिचुएशन है, आपको एंड हमेशा ऐसे करना है। तो PHP का कोड हमेशा ही आप ऐसे लिखेंगे, स्टार्टिंग का जो होगा वो ये होगा, एंडिंग जो होगी वो आपकी इससे होगी, यानी उल्टा टैग है। तो ये काइंड ऑफ ASP के टैग की तरह ही है, स्टार्टिंग टैग्स में ये दो आ रहे हैं एंड एंडिंग में इनका उल्टा वर्जन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क एंड उसके बाद ग्रेटर देन। तो ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों ही PHP के लिए, आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा इनको। तो मतलब आंख बंद करके आपको टाइप करना आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क एंड ये ग्रेटर देन साइन। तो एक तरीके से जो हमारे HTML टैग्स थे उसके अंदर ही ये चीज़ है, जैसे स्टार्टिंग टैग होता था, एंडिंग टैग होता था, तो सेम वैसी टैग हम लिख रहे हैं, बस ये इसकी रिक्वायरमेंट है। PHP शुरू ऐसे होगी एंड एंड ऐसे होगी, ये स्टार्टिंग है और ये नीचे वाला एंड है। तो ये चीज़ कंपलसरी है PHP के लिए। अब मेरा विंडोज सिक्योरिटी अलर्ट आया है कुछ कि इसको एक्सेस दी जाए अपाचे को या नहीं दी जाए, अपाचे HTTP सर्वर को मैंने अलाउ कर दिया है। यहाँ पर एक और प्रोसेस भी चल रहा है CXAMPP PHP का, जो कि अब बंद हो गया, इंस्टॉल हो गया, बहुत अच्छी बात है। किसी को अगर इसमें भी इश्यूज आए, हो सकता है कि आएंगे ही, कुछ कंप्यूटर्स में विजुअल C++ की कुछ लाइब्रेरीज मिसिंग होती है, इस चक्कर में ये XAMPP काम नहीं कर पाता है, कुछ का एंटीवायरस का इशू आ जाता है। तो जो भी इश्यूज हैं आप गूगल करना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं मिले तो मैं हूँ, आई विल हेल्प यू इन सेटिंग अप। अब XAMPP हमारा हो गया रेडी। अब ये कह रहे हैं कि आपको कंट्रोल पैनल शुरू करना है। हाँ भाई, और किसके लिए वेट कर रहे हैं, इसको फिनिश करेंगे एंड कंट्रोल पैनल आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये लैंग्वेज पूछ रहा है तो मैंने इसको सही लैंग्वेज चूज करके सेव कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। ये है आपका XAMPP का कंट्रोल पैनल, इसको आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये है आपका मॉड्यूल अपाचे, ये है आपका बटन स्टार्ट करना है कि स्टॉप करना है। सेकंड है MySQL को आपको रेडी करना है, स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है। ये जो 3 चीज़ें नीचे की, ये हमने इंस्टॉल करी नहीं है तो इस पर काटा, ये हम स्टार्ट कुछ कर ही सकते हैं, कोई बटन ही नहीं है। ये 2 चीज़ें हैं, आपको कब स्टार्ट करनी है कब स्टॉप करनी है। अपाचे आप जब शुरू कर देंगे तो आपका वेब सर्वर चालू हो जाएगा। सर्वर चालू हो गया मतलब आपकी एक जो वेबसाइट बनाने की कैपेबिलिटी है आपके कंप्यूटर की, वो ऑन हो गई। यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे एंड अपाचे आपका रेडी हो जाएगा। अब जिन लैपटॉप से कंप्यूटर्स में स्काइप डला हुआ है, स्काइप के साथ हो सकता है कि अपाचे कॉन्फ्लिक्ट करे, क्योंकि दोनों ही पोर्ट 80 यूज करते हैं, तो आपको स्काइप की सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा पोर्ट, अदरवाइज ये अपाचे आपका कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ उसको भी आप गूगल करके सेट करें कि स्काइप का जो पोर्ट है सेटिंग वो चेंज कर लें। तो अपाचे के लिए मैं स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ, यहाँ पर अभी येलो है, इसका मतलब स्टार्ट हो रहा है। ग्रीन हो जाए, ग्रीन हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि पोर्ट 80 और 443 आपके यहाँ लिखे हुए आ गए हैं। तो अपाचे ग्रीन है एंड ये दोनों पोर्ट्स पे चल रही है सर्विस। तो आपको चेक करना हो तो इसको आप क्लोज कर सकते हैं यहाँ से, क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। क्विट करेंगे तो ये जो XAMPP है बंद ही हो जाएगा। यहाँ से बंद करेंगे ये अपने मिनिमाइज हो जाएगा। अब हम खोलते हैं अपना गूगल क्रोम, जो कि है हमारा फेवरेट ब्राउजर। इट्स ओके टू बी पार्शियल। तो ये है हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर। इसमें मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखकर एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अपाचे चल रहा है, ये फाइल कुछ खुल के आ गई है। एंड लोकल होस्ट चलाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सर्वर लोकल आपके खुद के कंप्यूटर पे चल रहा है, ये आपका खुद का सर्वर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने PHP सीख ली, आप अपना कोड अपने कंप्यूटर में लिखिए, इंटरनेट की जरूरत नहीं है।
लोकल होस्ट पे डाला तो मैंने अपने आप ये डैशबोर्ड खुल के आ गया। तो ये आपका डिफॉल्ट पेज है। इसका मतलब है अपाचे रेडी है, अपाचे सर्वर है वो रिक्वेस्ट लेने के लिए रेडी है, वो सुन रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने सी ड्राइव में जहाँ पे हमने अपाचे इंस्टॉल किया था। तो माई एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर खोलेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, जैम्प नाम के फोल्डर में आपने इंस्टॉल किया है। तो जैम्प के अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे होंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आपको समझ आए कि हर फाइल क्या करती है, बट कुछ कुछ आप नाम से ही समझ जाएंगे कि कौन सी फाइल क्या करती होगी। अपाचे स्टार्ट स्टॉप करने के लिए कुछ बैट फाइल्स हैं, तो ये आपकी बैच प्रोग्रामिंग की है। एंड कुछ आपके exe फाइल्स हैं जो आपको यहाँ कंसोल दिख रहा था, वो कंसोल है। यहाँ पर जो आपको कंसोल दिख रहा है टास्क बार में, इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है अपाचे ऑन है, इसको स्टॉप कर सकते हैं, माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर सकते हैं। शो हाइड करेंगे तो आपको ये पूरा पूरा कंसोल ऐसे दिख जाएगा। तो यहाँ से आप सर्विस मैनेज कर सकते हैं कौन सी ऑन है कौन सी ऑफ है। अब हम वापस चलते हैं अपने सी ड्राइव में, जैम फोल्डर। अब आपको जो यहाँ फोल्डर दिख रहा है जैम के अंदर htdocs, htdocs ही आपका वो फोल्डर है जो आपकी होस्टिंग पे public_html फोल्डर होता है। तो ये htdocs के अंदर जो फाइल है आपको वही फाइल हमेशा दिखाई जाएगी किसी भी काम के लिए। htdocs के बाहर जो भी फाइल्स हैं वो आप यहाँ ब्राउजर से लोकल होस्ट के अंदर नहीं पता कर सकते। लोकल होस्ट आप यहाँ पे ब्राउजर में कोई सा भी URL लिख लीजिए, आपको htdocs के अंदर की जो फाइल्स हैं वो ही दिखेंगी, उसके बाहर की फाइल्स नहीं दिख सकती हैं। तो htdocs में आपने जब जैसी लोकल होस्ट लिखा था यहाँ पर, इसको हम बंद कर देते हैं। तो लोकल होस्ट जैसे लिखा था वो अपने आप डैशबोर्ड पे क्यों चला गया था? क्योंकि लोकल होस्ट के अंदर एक index.php फाइल थी, जैसे कि हमने index.html फाइल बनाई थी, सेम वही फाइल यहाँ पर भी लोकल होस्ट में भी एक प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं index.php यहाँ करके एक फाइल है। इस फाइल में कुछ इंस्ट्रक्शन है कि भाई जैसे ही कोई खोले तो आपको कहाँ जाना है, डैशबोर्ड के अंदर। तो ये थोड़ा सा सेटिंग उसने किया हुआ है जैम्प ने पहले से, सो दैट कोई भी यूजर आए नया तो उसको ये फाइल दिख जाए। अब हम अपने काम के लिए यहाँ पर PHP का एक फोल्डर बना लेते हैं। तो आपका जो भी काम रहेगा वो इस फोल्डर के अंदर ही रहेगा, PHP के अंदर ही रहेगा। तो आपको सिर्फ ये लिखना है localhost/php। तो इसके अंदर आपको आपका पूरा जो भी काम है वो दिखेगा, आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो दिखेगा। तो अब क्यों वेट करना, अब सीधा एक फाइल बनाते हैं हम अपनी ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पर Ctrl+N से या फिर फाइल में जाकर आप एक न्यू फाइल बना सकते हैं। एंड मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। कहाँ पर? PHP के अंदर जो हमारा फोल्डर है सी जैम्प में, htdocs एंड उसके अंदर PHP फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव करूंगा a.php से। PHP की आपको कोई सा भी कोड लिखना है तो वो .php से ही खत्म होना चाहिए, यानी एक्सटेंशन जैसे HTML का .html था, PHP की फाइल्स का a.php होगा हमेशा। अब आपकी फाइल जैसे मैंने आपको बताया था PHP का कोड हमेशा इससे शुरू होगा एंड इससे खत्म होगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये आपका काम हो गया रेडी। इसको हम इस साइड करते हैं एंड इसको हम यहाँ ले आते हैं। आपको URL में अब लिखना पड़ेगा a.php, PHP के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर a.php। तो आप देख रहे हैं ब्लैंक आ रहा है। तो ये आपका PHP का कोड रेडी है, कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं, ब्लैंक पेज है, क्योंकि आपने कोड में सिर्फ PHP स्टार्ट किया एंड उसको क्लोज किया। तो इस वीडियो के लिए आपको इतना ही समझना जरूरी है कि आपने PHP सेटअप कैसे किया एंड PHP की फाइल्स आप कैसे एक्सेस करेंगे ब्राउजर के अंदर। जो writephponline.com वाली साइट थी उसमें आपको ये कोड लिखना नहीं पड़ता, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग नहीं लिखने पड़ते, सिर्फ इनके बीच का कंटेंट लिखना पड़ता है। तो PHP हमेशा HTML के साथ यूज करी जाती है मोस्टली, एंड बिना HTML के भी आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि PHP एक्चुअली जो आउटपुट देगा वो हमेशा HTML ही होगा। तो पहली लाइन, सिर्फ इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं आपको एक लाइन का कोड बताऊंगा, सो दैट आपको खुशी हो कि हाँ कुछ तो हमने नया सीख लिया है। तो एको करके एक कमांड होती है PHP के अंदर, उस कमांड के अंदर आप अगर ऐसे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिस इज वर्किंग, एंड उसके बाद खत्म करने के लिए आपको सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा।
PHP में कोई भी लाइन, जब आपका कोड का एक लाइन खत्म होगा तो उसको सेमीकोलन से एंड करेंगे। स्टार्टिंग को अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए एको जो है, एको ECHO, एको एक तरीके से एक इंस्ट्रक्शन है कि जो उसके आगे लिखा हुआ है उसको प्रिंट करना है। एको के बाद मैंने स्पेस दिया है, उसके बाद कुछ चीज लिखी है दिस इज वर्किंग, एंड उसको बंद कैसे किया है, यानी एनक्लोज किया है मैंने इन्वर्टेड कॉमाज में। तो एको दिस इज वर्किंग, एंड मैं जैसे इसको सेव करूंगा एंड राइट एंड पर मैं रिलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा आ गया दिस इज वर्किंग। तो एको के अंदर जो भी चीज होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ये आपका PHP का सबसे पहला कोड। आप लिखने को इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, जो कि एक प्रथा मानी जाती है प्रोग्रामिंग में कि आप जब भी अपना पहला कोड लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं आप एको के अंदर, हेलो वर्ल्ड, एंड इसको रिलोड करेंगे तो आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, एंड दैट्स इट। ये आपका PHP का पहला कोड था। नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑब्वियसली इस PHP को पूरा अच्छे से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ग्रेजुअली हम चीज़ें बेसिक से शुरू करके एंड एडवांस तक पहुंचेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।